अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, ठीक है। ओके तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कल जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन करना, उसके बारे में बताना, नरेशन करना, स्टोरी टेलिंग करना, ठीक है, कि ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये सब चीजें। तो इसके लिए 3 टाइप की डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं। 3 टाइप होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। कौन कौन से? सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडीज और कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज, ठीक है। तो इनमें से आप सब लोग ध्यान देंगे कि सर्वे रिसर्च क्या होता है। सर्वे रिसर्च इस टाइप का होता है, जैसे आप लोगों के घरों में वो आते हैं ना सर्वे करने वाले, कंसेंसस इसका एक एग्जांपल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है? कंसेंसस यही बोलते हैं, सेंसस होता है मैं भी ना क्या ही हो गया, तो सेंसस सेंसस होता है, जनगणना है ना। तो उस समय पर आपके घरों में आते हैं, घर में कितने मेंबर हैं, ये खास करके स्कूल टीचर्स को, सरकारी स्कूल के टीचर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सब लोगों को ये काम मिलता है, ड्यूटी उटी मिलती है। वो आपके घर में आकर के जो है घर में कितने लोग हैं, किसने कितनी पढ़ाई कर ली है, सबका आधार नंबर, ये एज, हाइट, वेट, ये सब डेमोग्राफिक्स पूरा का पूरा रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी भी देश की आबादी का और वहाँ की आबादी के साथ शिक्षा का, चिकित्सा का, हर चीज का आकलन मिला करके सेंसस तैयार होता है। तो सेंसस का डाटा लगभग अपने इंडिया में हर 10 साल में होता रहता है। अभी 2021 में हुआ था, लेकिन 21 वाले की रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है ऑन ग्राउंड ठीक तरीके से। हो सकता है जो नेक्स्ट सेंसस होगा शायद वो और बेहतर होगा, क्योंकि तब तक डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया होगा और एआई ने बहुत कुछ बदल दिया होगा। खैर ठीक है। तो कंसेंसस होता है दो लोगों का एक स्तर पे एग्रीमेंट हो जाना, समझ जाना, ठीक है। लेकिन सेंसस जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैं दोनों समझ गए आप लोग। खैर अब हम आगे आ जाते हैं। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? सेंसस। सर्वे रिसर्च क्या होती है कि घर घर जाकर के सर्वे करना। सर्वे मतलब वही डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। तो घर घर जाके भी हो सकता है और रैंडमली कहीं मार्केट में खड़े होकर के भी हो सकता है। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है वो बेचना है, तो आप देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आप कुछ एजेंट्स को मार्केट में छोड़ते हो, जाओ भाई दुनिया में बेच के आओ। कितनी डिमांड बनती है उस हिसाब से हम लोग अपना आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो उसके लिए छोटी रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं पायलट रिसर्च। और ये टाइप ऑफ रिसर्च कौन सी रहेगी? सर्वे रिसर्च रहेगी, ठीक है। ओके अब हम आगे आ जाते हैं कोरिलेशनल स्टडीज। कोरिलेशन में क्या करते हैं? दो चीजों के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कोरिलेशन बोला गया। कोजल कंपैरेटिव में भी लगभग सेम चीज रहती है। कोज एंड इफेक्ट देखा जाता है कि एक चीज कार्य और कारण के संबंध को देखा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, कोरिलेशनल में और इसमें? कोरिलेशनल में क्या होता है, कार्य कारण संबंध एक चीज का तो है ही है, यहाँ पे 2-3 चीजें होती है, उनका संबंध भी हम देखते हैं। कार्य कारण संबंध भी एक या 2 फैक्टर्स का सिर्फ ना देख करके मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए कोरिलेशनल स्टडीज कहा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हेल्थ है, तो हेल्थ को इंपैक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना, तो हम सिर्फ एक फैक्टर ना देख करके कोई 2 फैक्टर ले लें और उन 2 फैक्टर्स का भी आपस में संबंध देखें, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशनल स्टडीज। यानी कि उद्देश्य दोनों का सेम हो, फैक्टर 2 हो, तो इन दोनों को आपस में अगर संबंध हम देखने लगे तो इसको बोलेंगे कोरिलेशनल स्टडीज, ठीक है। बात समझ में आई? ओके तो यहाँ पे बस यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, और एक दो चीजें और बता देता हूँ। कोरिलेशन में ना हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वगैरह ये सब निकालते हैं, ये एक्चुअली स्टैट्स में निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि कोरिलेशन जो है वो तीनों हो सकता है, जी -1, +1 और इन दोनों के बीच की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए नंबर लाइन पे हम लोग दिखा देते हैं -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1। तो देखिए 0 का मतलब है कि दो चीजों में कोई आपस में संबंध नहीं है, ठीक है। -1 का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो खर्चा घटेगा, बात समझ गए? ये है इनवर्स रिलेशनशिप। तो -1 +1 की कहां पे आएगा? दोनों एक साथ होते हो, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, बात समझ गए सब लोग? इनकम बढ़ेगी तो एटलीस्ट सेविंग भी बढ़ेगी, ये बात भी है, ठीक है। चलो अब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, इन दोनों का मैं अंतर आप लोगों को बता देता हूँ। कोरिलेटिव तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। देखो रेट्रो, आप लोगों ने देखा है ना रेट्रो गाने, रेट्रो सॉन्ग सुने हैं? कितने लोगों ने सुन लिए? जब भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे किसी भी ऐप के, तो वहां पे रेट्रो अलग से मिलेगा। रेट्रो का मतलब क्या है? पुराने, ओल्ड, ठीक है। पुराने गाने, ओल्ड गाने जो होते हैं पॉपुलर थे उनको रेट्रो बोलते हैं। तो रेट्रो का मतलब है जो चीजें पास्ट में हो चुकी है वो। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे आने वाला है, भविष्य। तो ये भविष्य है, ये भूत है, बात समझ में आ गई? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी वो है जो पास्ट में जाकर के किन्हीं भी दो चीजों के संबंध को देखेगी कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने बोल दिया फ्यूचर। तो प्रोस्पेक्टिव में क्या रहता है? फ्यूचर रहता है, ठीक है। फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे होने वाला है।